बोस्निया हर्ज़ोगोविना ये एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। ये एक मुस्लिम्स मेजॉरिटी वाला देश है और इस देश के मुस्लिम्स को बोस्नियक्स कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस देश के मुस्लिम्स यानी बोस्नियक्स पर हुए अत्याचार, एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड के बारे में। आप और हम जानते हैं 1945 से पहले तक पूरी दुनिया में मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, राजा महाराजाओं का दौर था, उनके किंगडम्स हुआ करते थे। और 1945 के बाद पूरी दुनिया से ये मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था और उस समय पर यूगोस्लाविया के किंग हुआ करते थे पीटर सेकंड, जिनको नवंबर 1945 में डिस्पोज कर दिया गया था। और तभी जोसेफ ब्रोज टीटो द्वारा फेडरल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 अलग अलग कंट्रीज शामिल थे, जैसे क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मैसेडोनिया। और टीटो ने अलग अलग एथनिक, रिलीजियस, नेशनलिस्ट ग्रुप्स को एक जगह बांध कर रखा हुआ था, यानी यूनिफाई कर रखा हुआ था, लाइक अंडर दी वन अम्ब्रेला। इसीलिए ये ग्रेटर यूगोस्लाविया के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1980 में टीटो की मृत्यु हो जाती है और टीटो की मृत्यु के बाद यूगोस्लाविया की इकोनॉमी भी कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि ये जो 6 अलग अलग स्टेट्स थे, नेशंस थे, जिनसे मिलकर यूगोस्लाविया बना था, इनमें आपस में ही पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं और इन सभी कंट्रीज़ में यूगोस्लाविया से अलग होने की यानी आज़ाद होने की मांग शुरू हो जाती है। और टीटो की मृत्यु के बाद यूगोस्लाविया की पावर स्लोबोडैन मिलोसेविच के हाथों में आती है, लेकिन इन पर एथनो नेशनलिज्म प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते हैं, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया में पॉलिटिकल क्राइसिस और तेजी से बढ़ने लगते हैं और यूगोस्लाविया के सभी 6 स्टेट्स में आज़ादी की मांग तेज होने लगती है। और फिर 1991 में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया यूगोस्लाविया से अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके चलते सर्बियन और क्रोट्स आर्मी के बीच क्लैशेस भी होते हैं। और उधर बोस्निया भी यूगोस्लाविया से अपनी इंडिपेंडेंस चाहता था। 1991 में बोस्निया की जो पॉपुलेशंस बताई जाती है वो 4 मिलियंस के आसपास बताई जाती है, जिसमें 3 मेन एथनिक ग्रुप्स शामिल थे, जैसे बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम 44%, बोस्नियन सर्ब्स ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस 31%, बोस्नियन क्रोट्स कैथलिक्स 17%। तो इसमें मेजॉरिटी जो थी वो बोस्नियक्स की थी, यानी बोस्नियन मुस्लिम्स की थी। अब 1992 में एक रेफरेंडम होता है जिसमें मेजॉरिटी वोटर्स का मानना था कि बोस्निया को यूगोस्लाविया से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन सर्बियन लीडर्स इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर देते हैं, इवन इसका बॉयकॉट करते हैं। लेकिन 1 मार्च 1992 को बोस्निया अपनी ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और 1992 अप्रैल में बोस्निया को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। लेकिन सर्बियन लीडर्स को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी स्टेट्स यूगोस्लाविया से अलग ना हो, क्योंकि ये ग्रेटर सर्बिया की स्थापना करना चाहते थे। अब क्या होता है कि सर्बियन लीडर स्लोबोडैन के इशारे पर सर्ब पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा बोस्निया पर अटैक कर दिया जाता है और ये अटैक सिर्फ बोस्नियन आर्मी पर ही नहीं बल्कि सिविलियंस पर भी किया जाता है, और ये खासकर उन शहरों में किया जाता है जिन शहरों में मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरियाज थे, जैसे जिवोर्निक, फोका, विज़गार्ड। और फिर यहीं से बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम्स की एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड का सिलसिला शुरू हो जाता है और सर्ब पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाता। बच्चे, बूढ़े, जवान सबको मारा जाता है, मर्डर किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं। और बोस्निया की जो कैपिटल है सराजीवो, इस पूरे शहर को सर्ब फोर्सेस द्वारा सीज कर दिया जाता है और बोस्नियक्स जो बंकरों में, घरों में छुपे थे, उनकी सप्लाई कट कर दी जाती है, जैसे फूड, मेडिसिन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। पूरे शहर में आर्मी, टैंक्स, स्नाइपर्स तैनात कर दिए जाते हैं। बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब सर्बियन फोर्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इस शहर का एयरपोर्ट भी शट डाउन कर दिया जाता है और जो भी सिविलियंस बंकरों से, घरों से बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं, उनको मार दिया जाता है। यानी सब फोर्सेस द्वारा खुलकर वॉर क्राइम और ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे लंबा चलने वाला सीज था, जो कि पूरे 1425 दिनों तक चला। ये सीज 5 अप्रैल 1992 को शुरू हुआ था और 29 फेब 1996 तक चला था।
कुछ सोर्सेस का मानना है कि इस सीज में 11,000 और कुछ का मानना है कि 14,000 सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें 1,601 बच्चे भी शामिल थे। और स्नाइपर्स द्वारा मारे गए ज़्यादातर वो लोग थे जो कि खाने या पानी की तलाश में बाहर निकलते थे। और एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ह्यूमैनिटेरियन एड भी यहाँ तक, इस शहर तक नहीं पहुँच पाता था। और सीज ख़त्म होने तक एक एस्टिमेट के मुताबिक इस शहर की पॉपुलेशन 2 लाख तक कम हो गई थी। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सराजीवो टनल द्वारा इस शहर से बाहर भाग गए थे। इस शहर में 800 मीटर लंबी एक टनल है जो कि सराजीवो एयरपोर्ट तक जाकर मिलती है। और सीज के दौरान ये टनल ही एक ऐसा रास्ता था जो सराजीवो को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। और इसी टनल द्वारा वेपन्स, फूड, मेडिसिन्स लोगों तक पहुंचाए जाते थे और घायलों को बाहर निकाला जाता था। ऐसा ही बोस्निया का एक टाउन है फोका। जब इस सिटी पर सर्बियन फोर्सेस कंट्रोल करती है तो इस सिटी में भी बोस्नियन मुस्लिम्स के साथ नरसंहार, मैसेकर किया जाता है। यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं से, उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। और वुमेन और गर्ल्स को ऐसी लोकेशन पे ले जाया जाता है जैसे फ्लैट्स, हाउसेस, स्पोर्ट्स हॉल्स, स्कूल्स, जिन्हें फोका रेप कैंप्स भी कहा जाता था। यहाँ पर सर्ब फोर्सेस द्वारा महिलाओं को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। इस शहर में बोस्नियक्स की एथनिक क्लींजिंग, मास मर्डर, डिस्ट्रक्शन, मैसेकर किया जाता है। ऐसे ही बोस्निया की एक जगह है लासवा वैली। यहाँ पर क्या हुआ था कि बोस्नियन क्रोट्स जो थे वही बोस्नियक्स के अगेंस्ट हो गए थे, यानी बोस्नियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए थे। यहाँ पर क्रोट्स द्वारा मुस्लिमों को मारा गया और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, लूट लिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया और गांव के गांव तबाह कर दिए गए थे। और यहाँ पर मस्जिदों को भी डिमोलिश कर दिया गया था। और क्रोट्स द्वारा बोस्नियक्स को एज ए ह्यूमन शील्ड भी यूज़ किया गया था। ऐसे ही बोस्निया के एक शहर सर्बेनिका में खुलकर वॉर क्राइम हुआ था और बोस्नियक्स का मैसेकर किया गया था। और यहाँ जो मैसेकर हुआ था उसे वन ऑफ द नोटोरियस मैसेकर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एरियाज थे जैसे ज़ेपा, गोराज़दे। इन कुछ एरियाज को यूएन द्वारा ऑफिशियली सेफ एरियाज और सेफ हेवन्स डिक्लेयर किए गए थे और बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम से कहा गया था कि आप इन एरियाज में, इन जगहों पर आकर रह सकते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ यूएन पीस कीपर्स। क्योंकि यूएन ने इन एरियाज में लगभग 400 के आसपास डच सोल्जर्स एज ए पीस कीपर्स तैनात किए हुए थे। अब यूएन के कहने पर और अपनी जान बचाने के लिए बोस्नियक्स सर्बेनिका के इन एरियाज में आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि सर्ब आर्मी जनरल राटको मलाडिच अपने ट्रूप के साथ सर्बेनिका पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि जिन एरियाज को यूएन द्वारा सेफ डिक्लेयर किया गया था उन एरियाज में सर्बियन पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा पुरुषों को महिलाओं से अलग किया जाता है और उन महिलाओं को बसेस में भरकर एक अलग स्थान पर भेज दिया जाता है जहां पर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। अगर आप खुद भी इस पर रिसर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाउ हॉरिफाइंग वाज दैट। और पुरुषों को अलग स्थान पर मार दिया जाता है। बताया जाता है कि इसमें लगभग 8,000 बोस्नियक्स ने अपनी जानें गंवाई थी। और ये यूरोप की हिस्ट्री का सिंगल लार्जेस्ट मैसेकर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसमें यूएन की भी काफ़ी आलोचना हुई थी क्योंकि ये मैसेकर उन्हीं एरियाज में हुआ था जो यूएन ने एज ए सेफ हेवन, सेफ एरियाज डिक्लेयर किए हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जो डच सोल्जर्स एज ए पीस कीपर्स तैनात किए हुए थे वो भी इस मैसेकर को नहीं रोक पाए थे। हंड्रेड्स ऑफ कैंप्स बनाए हुए थे जहाँ पर सर्ब फोर्सेस द्वारा मास किलिंग की जाती थी। मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया था, हिस्टोरिक प्लेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, लोगों को भूखा प्यासा बैरक में बंद कर रखा जाता था। मीडिया कवरेज के बाद भी ग्लोबल कम्युनिटी कोई भी सिग्निफिकेंट एक्शन लेने में नाकाम रही थी। इन कैंप्स में लगभग 14,000 मुस्लिम्स मैन को प्रिजन बनाकर रखा हुआ था और लगभग 10,000 से ज्यादा पेरिश हो गए थे। यूएस ऑफिशियल्स को कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में तब अवेयरनेस आती है जब मई 1992 में वन ऑफ द वर्स्ट कैंप ओमार साका का खुलासा होता है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रोट्स को मेटल केज में बंद कर रखा जाता था। और सर्ब फोर्सेस ने किसी भी जर्नलिस्ट या ऑफिशियल की इन कैंप्स में जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी।
और सर्ब फोर्सेस द्वारा मास ग्रेव्स को भी कवर अप करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो एक बड़े लेवल पर बॉडीज दफनाया करते थे। यूनाइटेड नेशन ने बोस्नियक्स तक फूड और मेडिसिन पहुंचाने के लिए ट्रूप्स भी डिप्लॉयड किए हुए थे, लेकिन ये ट्रूप्स एज ए पीस कीपर डिप्लॉयड थे। इनको किसी भी तरह का मिलिट्री इंटरवीन करना अलाउड नहीं था। सो थ्रू आउट 1993 सब फोर्सेस को यही लगता रहा है कि यूएन, यूएस या कोई भी यूरोपियन कम्युनिटी सर्ब्स पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेगी। 6 फरवरी 1994 को यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन द्वारा मिलिट्री इंटरवीन करने की बात की गई, जब सराजीवो की एक मार्केट में सर्ब फोर्सेस द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जिसमें 68 इनोसेंट्स लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 200 से ज्यादा लगभग घायल हो गए थे। In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. फिर क्लिंटन ने नेटो के थ्रू एक अल्टीमेटम इशू किया, जिसमें सर्ब्स को सराजीवो से अपनी आर्टिलरियन फोर्सेस विड्रॉल करने को कहा गया। और फिर सराजीवो में सीज फायर डिक्लेयर हो गया, लेकिन दूसरी जगहों पर जिन्हें यूएन ने सेफ हेवन डिक्लेयर किया हुआ था, वहां पर सर्ब फोर्सेस का अटैक जारी रहा। फिर जिसे रोकने के लिए नाटो ने सर्ब फोर्सेस के ठिकानों पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक भी की। 21 नवंबर 1995 में इंटरनेशनल पीस अग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें बोस्नियक प्रेसिडेंट अलीजा, क्रोएशियन प्रेसिडेंट फ्रांजो और सर्बियन प्रेसिडेंट स्लोबोडेन के साथ साथ यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होते हैं। इस अग्रीमेंट के बाद वॉर रुक जाती है और इस पीस अग्रीमेंट को डेटन अकॉर्ड भी कहा जाता है। फिर 14 दिसंबर 1995 को पेरिस में डेटन पीस अकॉर्ड अग्रीमेंट को ऑफिशियली साइन किया जाता है। डेटन पीस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसमें 51% ऑफ कंट्री क्रोट्स और मुस्लिम्स को अलॉट कर दी जाती है, 49% सर्ब्स रिपब्लिक को अलॉट कर दी जाती है। तभी से इस कंट्री के 2 पार्ट हो जाते हैं, बोस्निया और हर्जोगोविना। 1996 में नाटो द्वारा स्टेबलाइजेशन फोर्स बोस्निया एंड हर्जोगोविना सेंड कर दी जाती है, जिसमें 20,000 यूएस ट्रूप्स और 60,000 से ज्यादा अन्य 40 कंट्रीज के ट्रूप्स शामिल होते हैं, जिन्हें नाटो लीड करती है। अब 2017 में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल द्वारा 24 साल बाद जस्टिस सर्व किया जाता है। जो भी सर्बियन लीडर्स या मिलिट्री ऑफिशियल्स इस जेनोसाइड में, इस वॉर में शामिल थे, सबको सजा दी जाती है। सर्बियन प्रेसिडेंट स्लोबोडेन मिलोसेविच की तो 2006 में ही मृत्यु हो जाती है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड कमिट करने के लिए सर्ब फोर्स के मिलिट्री जनरल रटको माल्डिक को लाइफ टाइम इम्प्रिजन्ड की सजा सुनाई जाती है। Bodan Milosevic was in The Hague and facing trial, later to die in custody. And after years on the run, both Mladic and Karadzic were convicted of genocide and crimes against humanity. और इसी आर्मी ऑफिशियल को बुचर ऑफ बोस्निया के नाम से भी जाना जाता है। और इनके साथ साथ और भी सर्बियन लीडर्स या ऑफिशियल्स जो इस वॉर में जेनोसाइड में शामिल थे, सबको सजा दी जाती है। और बोस्निया के इस जेनोसाइड में, इस वॉर में यूनाइटेड नेशन की भी काफी आलोचना हुई, क्योंकि इस जेनोसाइड को रोकने में यूनाइटेड नेशन और वेस्टर्न कम्युनिटी पूरी तरह विफल रही। पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट जिसके लिए यूनाइटेड नेशन को जाना चाहता है, यूएन ऐसा कुछ भी बोस्निया में नहीं कर पाया था। और यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने कहा भी था, दिस फेलियर विल हॉन्ट आवर हिस्ट्री फॉरएवर। कहने का मतलब यह है कि यूएन का बोस्निया में ये फेलियर इतिहास को हमेशा डराएगा। Concluded with the words, Bosnia was as much a moral cause as a military conflict. The tragedy of Srebrenica will haunt our history forever. तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।